नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त पर मेरी नहीं पूरे देश की नजर जो है वो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों पर है। वैसे तो 5 राज्य के चुनावी नतीजे आने हैं, बट सबकी नजर जो है वो पश्चिम बंगाल पर है और पूरे देश की जनता ये सोच रही है कि ममता बनर्जी रिपीट करेंगी या फिर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल का इतिहास ये है कि यहां के लोग ममता बनर्जी को बहुत पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। तो यहां पर बिना बेईमानी के भारतीय जनता पार्टी क्या कोई भी देश की पार्टी अपनी सरकार नहीं बना सकती। एक टाइम पर बंगाल के अंदर मजबूत पार्टी रहने वाली सीपीएम भी बंगाल से साफ हो गई। पिछले चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी और कम्युनिस्ट पार्टी जो है उन्हीं के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ी थी। तो यह बात तो साफ नजर आती है कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ है और उस गढ़ को भेदना बिल्कुल असंभव है। और बंगाल वो जगह है जिस जगह को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेताब है, या फिर यह कह लीजिए कि बंगाल से वो ममता बनर्जी को हराना चाहती है। और ममता बनर्जी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट के मंत्री मिनिस्टर तक सबको यहां भेज दिया। तमाम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तमाम फोर्सेस सबको यहां पर लगा दिया कि कैसे भी बंगाल में वो अपनी सरकार बना ले। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब से 1 घंटे बाद चुनावी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। 7 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और लगभग 12 से 1 बजे के बीच तक सब चीजें साफ हो जाएंगी। तो ये बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर बंगाल में निष्पक्षता के साथ चुनाव हुए होंगे, जो कि मैं मानता नहीं हूं कि बंगाल में निष्पक्षता के साथ चुनाव हुए हैं, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने बिहार का चुनाव भी देखा, इससे पहले हरियाणा का भी चुनाव देखा और तमाम चुनाव मैंने अपनी आंखों से देखे। इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर शिकायतें देखी, किस तरीके से आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई वो भी हमने देखा। तमाम जगह से शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन बाद में उन पर क्या कार्रवाई होती है आज तक किसी को भी नहीं पता चला। और यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव निष्पक्षता के साथ हुए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और नेताओं को अपनी जमानत बचाने का भी मौका नहीं मिलेगा। यह बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। आज सुबह का सूरज बंगाल की जनता के लिए एक ऐतिहासिक सूरज है। आज का दिन डिसाइड करेगा हु इज द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ये बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो बंगाल जिसको जीतने के लिए भाजपा ने जमीन आसमान एक कर दिए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उस बंगाल को क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? तो सवाल का अगर एक शब्द में जवाब दूं तो यह है कि अगर बिना बेईमानी के चुनाव हो तो खुद अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी बंगाल से लड़ जाएं तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास बंगाल में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, बंगाल में किसको इन्होंने आगे खड़ा करा? वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी का राइट हैंड हुआ करता था, ममता जी की पार्टी टीएमसी से तृणमूल कांग्रेस से विधायक हुआ करता था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और लोग उसको कह रहे हैं कि ये सीएम का फेस है। और बात कर लें असम की, तो असम में इनका मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। वो हेमंत बिस्वा शर्मा जो कल तक कांग्रेस में हुआ करता था, उसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री के, स्वास्थ्य मंत्रालय के भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, वो बीजेपी का सीएम फेस है और सीएम था भी पिछली बार भी। तो भाजपा पे जहां अपने लोग नहीं है, वो दूसरी पार्टी के लोगों को अपने दल में शामिल करती हो, वो वहां पर सरकार कैसे बना सकती है? जिस भारतीय जनता पार्टी की रैली के अंदर लोगों को बुलाया जाता हो पैसे के दम पर, वो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार कैसे बना सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां इनकी सरकार नहीं बनती वहां पर ये ऑपरेशन लोटस चलाते हैं, पैसे के दम पर खरीद फरोख्त कर कर ये अपनी सरकार बनाते हैं। आपने और हमने सबने देखा था मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बनी बनाई सरकार को इन्होंने गिराया। हमने महाराष्ट्र देखा, महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से इन्होंने तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाई। महाराष्ट्र और बंगाल में कोई अंतर नहीं है। किसी वक्त पर पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा 0 पे थी, 3 आती है, 3 से 70-72 सीटें लेकर आती है और आज तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। और दिखाएं भी क्यों ना, ये तमाम गोदी मीडिया के लोग जो भाड़े के किराए के, जिन्हों को कहा जाता है पत्रकार हैं, कोई पत्रकार नहीं है।
ये गोदी मीडिया के पेड वर्कर हैं। ये पत्रकार के नाम पर, पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ सरकार की गुलामी करते हैं। ये तमाम लोग तमाम एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं। और ये खेला किसी और चीज का नहीं, ये खेला एक ही चीज का है और वो आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी ओर वहीं ज्ञानेश जी कह रहे हैं कि मैं निष्पक्षता के साथ चुनाव करा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, उस वक्त पर इलेक्शन कमीशन कहां चला जाता है जिस वक्त पर खड़े होकर पश्चिम बंगाल के अंदर रवि किशन सरेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं? उस वक्त पर इलेक्शन कमीशन कहां चला जाता है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जिनकी कोई जमीन नहीं थी, जिनका कोई बेस नहीं था, पिछले चुनाव में भी आपने देखा किस तरीके से, बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। मैं आपसे कहता हूं कि 4 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन एक ही साथ एग्जिट पोल ये दिखा देते हैं कि 160 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है, 150 सीटें बीजेपी लेकर आ रही है, 170 सीट बीजेपी लेकर आ रही है। तो कैसे, वो कैसे पॉसिबल है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस जगह पर, जिस पश्चिम बंगाल के अंदर तमाम सीटों पर, पश्चिम बंगाल के अंदर जो यहां का प्योर बंगाली है वो भाजपा को पसंद नहीं करता, मुसलमान इन्हें पसंद नहीं करते, तो आखिर भाजपा को बंगाल में वोट देगा कौन? और बड़ी बात यह कि जिन प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहां प्रचार करने के लिए आए, बात करें तो भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, जहां का मुख्यमंत्री यहां प्रचार कर रहा था, कोई उससे पूछे कि तुम्हारा राज्य बलात्कार के मामले में, अपराध के मामले में कौन से नंबर पर आता है? कोई पूछ के देखे। पहले दूसरे नंबर पर जो राज्य आता हो उसका मुख्यमंत्री यहां प्रचार कर रहा है, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है। आप बताइए कि आपने ऐसा अच्छा काम क्या करा बिहार के अंदर, यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कि जो बंगाल की जनता आपको वोट देगी? बंगाल की जनता तो आपको सिरे से नकारती है। बड़ी बात यह है कि देश का गृह मंत्री वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा है जो खुद पहले तड़ीपार हुआ करता था। आज देश ये जानता है, और ये मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन, और मुझे लगता है ऐसा कि भारत में शायद आज निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो रहे। जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में सबसे बड़ा हक और अधिकार, वोट डालने का राइट दिया, जिस वोट के जरिए हम 5 साल का जवाब देते हैं, मुझे लग रहा है कि आज उस लोकतंत्र के अंदर वो पारदर्शिता बची नहीं है। क्योंकि कहीं पर किसी चुनाव में ईवीएम पकड़ी जाती है, कहीं पर वीवीपैट की पर्चियां पाई जाती हैं, इलेक्शन कमीशन कह देता है ये मॉक पोल की पर्चियां हैं। अरे अगर चुनाव में पारदर्शिता है तो ये सब चीजें बाहर कैसे आ रही हैं निकलकर? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। और कहीं पर जो है पर्ची लगी मिल जाती है, कहीं टेप लगी मिल जाती है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? यानी कहीं ना कहीं चुनाव निष्पक्षता के साथ नहीं हो रहे हैं, तभी इलेक्शन कमीशन को कुछ सीटों पर दोबारा भी चुनाव कराना पड़ा। वहीं ज्ञानेश जी लंबी लंबी बातें हाँक रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ज्ञानेश जी जिस दिन अपने पद से इस्तीफा दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको राज्यसभा भी हो जाए। ये एक आम सी बात समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम देख चुके हैं जो भाजपा के पक्ष में फैसले सुनाते हैं और राज्यसभा की ओर चले जाते हैं। गोदी मीडिया के पत्रकारों को अपनी आंखों के सामने बिकते हुए देखा है। हमने वो तमाम वीडियोस देखी हैं। जो एक कैंडिडेट था जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया, मैं नाम लेना भी नहीं चाहता उसका, हुमायूं कबीर, जिसने ये कहा कि 1000 करोड़ रुपए की उसकी डील हुई, उसकी वीडियो सामने आई। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाजपा यहां जीतेगी कैसे? बेमानी से, बिना बेमानी के भारतीय जनता पार्टी क्या, अमित शाह खुद नरेंद्र मोदी भी यहां से अगर चुनाव लड़ जाएं तो मैं दावे के साथ आपको लिखकर दे सकता हूं कि वो यहां से नहीं जीत सकते। आज कहीं ना कहीं पूरे देश का भविष्य खतरे में है। जिन नौजवानों के हाथ में कलम, कॉपी और किताब हुआ करनी चाहिए थी, आज उनके हाथ में हथियार थमाने की बात भाजपा सरकार के तमाम कार्यकर्ता, नेता और उनके अंधभक्त करते हैं। आज कहीं देश में चर्चा नहीं है कि बच्चों को आईएएस बनाया जाए, आईपीएस बनाया जाए, इंजीनियर बनाया जाए। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने दिन चुनाव प्रचार कर गया, मोदी जी इतने दिन चुनाव प्रचार कर गए। कहीं आपने सुना मुख्यमंत्री ने बोला हो कि भाई हमने इतने आईएएस बनाए यूपी में, हमने इतने डॉक्टर बनाए, इतने इंजीनियर बनाए, और अब हम बंगाल में बनाएंगे? ये सिर्फ चोर और डकैत लोग हैं जो खुलेआम देश के बच्चों के भविष्य पर डकैती डाल रहे हैं। आज देश के भविष्य को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इनके खुद के बच्चे अच्छी हाई क्लास, हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, इनके बच्चे विदेश में रहते हैं, और यहां का गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता।
प्रधानमंत्री की एक बात थी कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। अब तो गरीब को जीने भी नहीं दे रहे। आपने तो गरीब की वो स्थिति कर दी कि गरीब 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपके बच्चे विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ रहे हैं। आम आदमी के लिए आपने शिक्षा छोड़ी नहीं है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। लोकतंत्र की आपने धज्जियां उड़ा के रख दी। आज लोग पूछते हैं अपराधी कहां है। बीजेपी कहती है बड़े सीने ठोक कर के हमने अपराधियों मुक्त उत्तर प्रदेश बना दिया। अपराधी आपकी पार्टी में है, चोर आपकी पार्टी में है, बलात्कारी आपकी पार्टी में है, रेपिस्ट आपकी पार्टी में है, भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में है। चोर और डकैतों को, भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों को लेकर आप लोग सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में महिलाओं की बात करते हैं। एक बिल लेकर आ जाओ कि बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले को 10 दिन में फांसी दी जाएगी। समझ में आ जाएगी भाजपा के आधे नेताओं को। कुलदीप सिंह सेंगर आपकी पार्टी का, तमाम नेता आपकी पार्टी का, प्रफुल्ल रेमन्ना वो आपकी पार्टी को सहयोग कर रहे थे। आप उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, और आप महिलाओं की बात करते हैं। आपकी मुंह से महिलाओं के लिए बात करना अच्छा नहीं लगता, और आपका मुंह जब भी खुलता है तो झूठ के लिए खुलता है। कभी आपने आज तक सच बोला है? जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। माना बोलने पर टैक्स नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे जबान से। बचपन में मगरमच्छ पकड़ कर लेकर आ गए। आपकी सरकार से आतंकवादी और टेररिस्ट तो रुकते नहीं, आप मगरमच्छ पकड़ेंगे। झूठी झूठी लंबी लंबी जितनी मर्जी बातें आपसे बुलवा लो, झूठ फरेब, देश में नफरत जितनी मर्जी आपसे घुलवा लो। आपकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरे देश में हिंदू मुसलमान का जहर घोलते हैं। आप मुसलमानों की पप्पियां लेते हैं, उनसे गले मिलते हैं। आप देश को बर्बाद कर रहे हैं। समझ देश की जनता नहीं रही, और हकीकत में आप देश की वो स्थिति कर देंगे। आज भारत का रुपया कहां आ गया, उस पर कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा उस पर नहीं है। मोदी जी भेलपुरी खा लें तो देश की सड़क छाप गोदी मीडिया, भाड़े के किराए के पत्रकार उस पर भेलपुरी के फायदे बता देते हैं कि भेलपुरी कैसे बनती है। पूरा निबंध भी भेलपुरी के ऊपर लिख देते हैं। शर्म नहीं आती? अगर किसी दिन ये नाम बदलने वाले लोग गोबर का भी नाम बदल के च्यवनप्राश कर दें तो सबसे पहले 2 चम्मच गोदी मीडिया के मुंह में ही ठूसूंगा मैं कि सबसे पहले गोदी मीडिया खाकर दिखाए इसको। पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे देश में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, नफरत, बेमानी से चुनाव जीतने वाले लोग, करप्ट और भ्रष्टाचारी लोग आज देश की कुर्सी पर विराजमान है। इस पूरी वीडियो पे आप लोग की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।